सो हेलो बच्चों, आज हम जेईई एडवांस 2025 का एक और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो एरोडोप में दिया हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है या तो एरोडोप से कॉपीड कह लीजिए या इंस्पायर्ड कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो एरोडोप का एज इट इज क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, और एक बार अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन आप अपने से खुद से ही कर पाएंगे। मीनवाइल एक छोटी सी चीज और है, जेईई एडवांस 2025 के रोटेशन प्लस एसएचएम पे बेस्ड एक क्वेश्चन का पे वीडियो मैंने निकाला था। इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उस पर भी मैंने वीडियो निकाला था। उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, एक बार आप जाकर के उसे जरूर देखें। और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक शॉर्टकट बहुत ही क्लीन मेथड बताने वाला हूं। जनरली बच्चे जो हैं इसमें फंस जाते हैं, इसके इक्वेशंस तो लिख लेते हैं लेकिन बाद में उन इक्वेशंस को जो है उससे जो रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं। तो यहां पे मैं एक बहुत ही क्लीन साफ सुथरा जो है मेथड और शॉर्ट मेथड में हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप पहले क्या करिए कि इस क्वेश्चन को एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए, और वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। चलिए, तो यहां पर अब हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट a particle of mass to m, ये देखिए सर, a particle of mass to m collides with another particle of mass m, ये आपका एक और दूसरा particle of mass m which is initially at rest, assuming the collision to be perfectly elastic, the maximum angular deviation theta, ये देखिए सर थीटा, मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन थीटा। अब ये जो एंगुलर डेविएशन थीटा है, दिस इज डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ 2m, ये उसकी बात कर रहा है। तो हमें इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को यहां से गिवन डेटा जो है उससे हमें निकालना है, राइट। तो अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को, या जब भी कोई कोलिजन का क्वेश्चन होता है तो दो चीजें हम जो है हमेशा लिखते हैं। एक इक्वेशन होती है मोमेंटम कंजर्वेशन की और एक इक्वेशन होती है ई की। अब देखिए यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन तो हम फटाफट लिख देंगे। ई की इक्वेशन जो है यहां पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में या तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या तो वो लिख लीजिए, या फिर सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, क्योंकि जो इलास्टिक कोलिजन उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहां पर हम दो इक्वेशन लिखेंगे, एक लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की और एक लिखेंगे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की। क्विकली हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख देते हैं। सर मान लीजिए ये जो 2m मास है, इसका जो मोमेंटम है, हम इनिशियल मोमेंटम p वेक्टर ले लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम जो है इसका आप p नॉट वेक्टर या p वेक्टर चलिए ले लीजिए, और इसके बाद में यही जो 2m मास है, कोलिजन के बाद इसका जो मोमेंटम है इसको आप p1 वेक्टर मान लेते हैं, और जो स्मॉल m मास है इसका जो मोमेंटम वेक्टर है वो हम p2 वेक्टर मान लेते हैं। अब यहां पे कई बच्चे क्या करते हैं कि 2m की वेलोसिटी कुछ मानेंगे, m की वेलोसिटी कुछ मानेंगे, और फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग अलग अलग जो है मोमेंटम को कंजर्व कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम यहां पर सीधे मोमेंटम की वेक्टर इक्वेशन लिख देंगे। अलग अलग x और y डायरेक्शन में मोमेंटम हम कंजर्व नहीं कराएंगे, सीधे सीधे मोमेंटम की वेक्टर इक्वेशन लिख देंगे, राइट। तो यहां पे आप देखिए, मोमेंटम अगर कंजर्व है तो इनिशियल मोमेंटम जो था वो p वेक्टर था, दैट इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। ये यहां पे इसमें पहला जो इस क्वेश्चन को साफ सुथरा बनाने के लिए पहला स्टेप है कि भैया वेलोसिटी के टर्म्स में x डायरेक्शन, क्योंकि आप x डायरेक्शन में लिखोगे आपको फिर x डायरेक्शन में अलग मोमेंटम, y डायरेक्शन में अलग मोमेंटम, ये एंगल भी आपको मानना पड़ जाएगा नीचे वाला। तो भैया हमको उस चक्कर में नहीं फंसना है, हम सीधे सीधे वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। इसके बाद सर ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन। दूसरा जो इक्वेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, तो दूसरी इक्वेशन होगी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। तो बस अब जल्दी से एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं। देखिए एनर्जी को जो है हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं सर? काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में हम p²/2m लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में हम p²/2m लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, ये जो p वेक्टर इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल 2m मास की है, उसका इनिशियल मोमेंटम p था, तो p²/2 × 2m, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई किसकी? 2m मास की। और फिर इसके बाद जो फाइनल मोमेंटम है किसका? 2m मास का, वो है p1² × 2m प्लस, और फिर फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है m मास की, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी सर? वो आपकी आ जाएगी p2² ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख दी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इस काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में है जो है हम लोग 2m मास और m मास दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे मोमेंटम के टर्म्स में लिख रहे हैं, और ये मोमेंटम के टर्म्स में ये p²/2m होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज हमने करी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए सर। तो ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा p² = p1² प्लस, या ठीक है
मैं इस स्टेप्स स्किप नहीं करता हूं। यहां से आप देखेंगे 2m पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2m जो है डिनोमिनेटर से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से फिर आप लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर प्लस 2p2 स्क्वायर, या फिर सीधे सीधे हम चलिए p2 स्क्वायर को ही लिख देते हैं क्योंकि वहां पे हमें p2 को ही हटाना है। तो देखिए p2 स्क्वायर विल बिकम p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, p2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर बाय 2। चलिए, तो एक बार ये चीज हो गई। अब सर हमें क्या करना है, और थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। देखिए सर कैसे हम इस क्वेश्चन को आसान करते हैं। देखिए, तो यहां पर ये जो वेक्टर इक्वेशन है, अब इसको थोड़ा सा हम इससे थोड़ा सा खेलते हैं। चलिए, तो देखिए ये वेक्टर इक्वेशन यहां पे दे रखी है, इसको मैं यहां पे लिखना चालू कर रहा हूं। देखिए, ये आपको दे रखा था p वेक्टर दैट इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, और p2 वेक्टर यहां से क्या आ जाएगा सर, p2 वेक्टर आपका आ जाएगा p वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। अब यहां पे ध्यान से देखिए सर, ये क्या है, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो हम तो यहां पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस जैसे आपको पता है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होता है, a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना, क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होता है सर, a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहां पे अपन माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहां पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमें जो ओरिजिनल p वेक्टर है और p1 वेक्टर है, ये देखिए p वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, तो p वेक्टर और p1 वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए सर। तो ये एंगल भी हमें पता है, ये एंगल थीटा हमें पता है, मतलब यही एंगल थीटा को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो बेसिकली यहां पे p वेक्टर और p1 वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो हम शायद सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है वो हम इक्वेशंस में हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ा सा वेक्टर का हम जल्दी से जो है फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका p2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2p p1 cos थीटा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखिए p वेक्टर जो है ये p वेक्टर है, ठीक है, ये p वेक्टर है, ये p वेक्टर है और ये p1 वेक्टर है। ठीक है, p वेक्टर क्या है, p वेक्टर जो है वो अगर हम कहें कि इसे हम x एक्सिस मान लें तो p वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है, और ये p1 वेक्टर है। ठीक है, ये p1 वेक्टर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो वो थीटा एंगल हमें पता है, तो डायरेक्टली हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आई होप आप सबको पता होगा कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मॉड है दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, ये होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो p2 स्क्वायर है वो अब इसी को अगर आप स्क्वायर कर देंगे, है ना, इसको आप r ले लीजिए और इसी को आप अगर स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, सॉरी माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस 2ab cos थीटा। तो वही अपन ने यहाँ कर दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सर p2 स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, p2 स्क्वायर की वैल्यू पता है, रख दो भैया यहाँ पे p और p1 के टर्म्स में। तो ये क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर बाय 2, p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर बाय 2 इज p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2p p1 cos थीटा। चलिए भैया सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो चुका है, बस 2 मिनट में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2p1 स्क्वायर माइनस 4p p1 cos थीटा। लिख दिया सर। अब क्या करना है, इधर ले आइए सारी चीजों को। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 3p1 स्क्वायर, ठीक है, 3p1 स्क्वायर माइनस 4p p1 cos थीटा, 3p1 स्क्वायर माइनस 4p p1 cos थीटा
और प्लस पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो है ये P1 में क्वाड्रेटिक हो गई है। ध्यान रखिए कि P1 क्या था सर, P1 जो है वो 2m मास का मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम था, ठीक है। P1 जो था वो ये देखिए सर, PM जो है ये देखिए तो P1 जो है वो 2m मास का फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको P1 के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ गई है। अब जो हमने कंडीशंस लगाई हैं, 2 कंडीशन लगाई थी सर, एक लगाई थी मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक लगाई थी एनर्जी कंजर्वेशन की। अगर वो वास्तव में यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं तो फिर इस जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है वो रियल आना चाहिए सर, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल आना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम रियल करने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल के आएगा, तो बी स्क्वायर, ठीक है। बी कितना है भैया इसका, बी है इसका 4p cos थीटा, ये इसका बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 3 इंटू पी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा 16p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 12p स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पी स्क्वायर यहां से आप हटा सकते हो, तो 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/4, सॉरी ये यहाँ से पी स्क्वायर भी हट जाएगा, तो 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये हो जाएगा cos थीटा प्लस √3/2 इंटू cos थीटा माइनस √3/2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको आप सॉल्व करना जानते हो, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करना जानते हो। ये है माइनस √3/2, ये है प्लस √3/2, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस। यानी कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए या तो आपका cos थीटा शुड बी लेस देन माइनस √3/2। अब देखिए जब आप इस सोल्यूशन पे जाएंगे कि cos थीटा लेस देन माइनस √3/2, तो आपको फिर किधर जाना पड़ेगा, आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का क्या मतलब है कि जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस है, थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो हेवियर मास 2m है इसका डिफ्लेक्शन जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल या डेविएशन जो भी बोलिए, इसका जो डेविएशन है वो ऑब्ट्यूस एंगल से नहीं हो सकता। cos थीटा जो है लेस देन माइनस √3/2 यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, थीटा ग्रेटर देन जो है आपका थीटा ग्रेटर देन 90 आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा आपका। फिर ये आएगा cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन √3/2, cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन √3/2, ठीक है। तो यहां पर जो मैक्सिमम, अच्छा तो इसका मतलब क्या है, थीटा cos थीटा को अगर √3/2 से आपको बड़ा करना है, cos थीटा को अगर आपको √3/2 का मतलब क्या है, √3/2 का मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, √3/2 का मतलब है कि हम थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अगर √3/2 है तो इसका मतलब हम थीटा इज इक्वल टू π/6 की बात कर रहे हैं, राइट। तो cos थीटा को अगर √3/2 से बड़ा करना है यानी कि थीटा शुड बी लेस देन π/6, थीटा शुड बी लेस देन π/6। तो यहाँ पे जो है, या इसको ऐसे कर दीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू, थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू π/6। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो थीटा की होगी वो होगी थीटा इज इक्वल टू π/6। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू π/6, यस। तो डी जो ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वेक्टर इक्वेशन लिख ली, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख ली, मोमेंटम कंजर्वेशन की वेक्टर इक्वेशन लिखी, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन मोमेंटम के टर्म्स में लिखी, बस। फिर उसके बाद जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है लगा करके जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। और अगर जो भी हमने कंडीशंस लगाई हैं है ना वो वास्तव में अगर यहाँ एप्लीकेबल हैं तो जो रूट्स हैं वो रियल आने चाहिए। तो हमने बस क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। और फिर उसके बाद
जो है इसका सॉल्यूशन कर दिया, तो ये जो सॉल्यूशन है ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है डिफ्लेक्शन जो है उसका 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और हेवियर मास का जो डिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बाकी ये जो हमने फिर ये वाला जो सोल्यूशन है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन है, वो हमने एक्सेप्ट किया। cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2, इट मींस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू π/6, यानी कि थीटा मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू है थीटा की वो कितनी दे रखी है, थीटा मैक्स जो है वो π/6 हो जाएगा। तो ये इसका एक सोल्यूशन था। मैंने कहा था कि यही जो क्वेश्चन है वो आपका इरोडोव में है, तो ये लीजिए, ये इरोडोव का जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है। आईई इरोडोव का ये 1.175, ये देखिए हमने यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट लेकर के लगा दिया है। तो इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वहाँ पे 2m और m दे रखा था, यहाँ m1 और m2 दे रखा है, राइट। और बाकी जो प्रोसेस है वो तो आपको यहाँ पर सेम ही लगाना है। तो कई बार आप बच्चे में से पूछते हैं कि सर इरोडोव लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब डिपेंडिंग अपॉन, अभी तक कई क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो एडवांस में जो कि इरोडोव से इंस्पायर्ड रहे हैं, तो टू बी ऑन सेफर साइड, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपने अपने कोचिंग वगैरह का जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर रखा है, तो देयर इज नो हार्म इन सॉल्विंग इरोडोव, और डेफिनेटली ये आपको कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ बढ़ाने में तो हेल्प करेगा ही। और अगर कोई क्वेश्चंस डायरेक्टली इरोडोव से आ जाते हैं, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके या इंस्पायर्ड होकर के इरोडोव से आ जाते हैं, तो उसमें तो फिर आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको जो है काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप हुए होंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। कमेंट करके हमें बताइए कि किस तरह से आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, क्या नए कॉन्सेप्ट्स आपने यहाँ पर सीखे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के जो हैं जेईई एडवांस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और बाकी ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस और मेन से रिलेटेड जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं और स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पर डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।